नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ये तिमाही आईपीओ के लिहाज से बेहद शानदार रही है। कोरोना काल के बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई छूते बाजार में साल की शुरुआत से अब तक करीब दर्जन कंपनियां पूंजी बाजार का रुख कर चुकी हैं। इनमें से कई आईपीओज हैं जहां पर निवेशकों ने हाथों हाथ लिया है और बढ़िया मुनाफा भी कमाया है। जी बिजनेस पर तो हम हर आईपीओ पर आपको अनिल जी से दमदार रिकमेंडेशंस लाते भी हैं। इस महीने आईपीओज की बौछार रही है, इस हफ्ते आईपीओज की बौछार रही है। तो जो इस हफ्ते 5 बड़ी आईपीओज खुली हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में किस इशू में आपकी बढ़िया कमाई हो सकती है, कहां पर लगाना है पैसा और कौन सी ऐसी आईपीओज हैं जो आप कर सकते हैं अवॉइड, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस खास शो में। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दो सहयोगी कुशल गुप्ता और साथ ही वरुण दुबे, और ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग से संदीप जैन साहब भी हमारे साथ हैं। अब हर आईपीओ पर हम चर्चा तो करते हैं, अनिल सिंह भी आपको बताते हैं कि क्या अच्छी बात है इस आईपीओ के बारे में, क्या खराब चीजें हैं, क्या आपको पैसे लगाने चाहिए और किस तरह के आप लिस्टिंग गेन्स और लंबी अवधि में गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इस हफ्ते की जो 5 आईपीओज हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज आईपीओ खुला है उसी से शुरुआत करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स। वरुण बताएं, कल्याण ज्वेलर्स क्या है इस आईपीओ की खास डिटेल्स? डेफिनेटली दीप, कल्याण ज्वेलर्स आज से खुला है और ये जो 5 आईपीओ खुले हैं ना उनमें सबसे बड़ा कल्याण ज्वेलर्स ये, क्योंकि 1175 करोड़ के आसपास एक कंपनी जो है इस पूरे आईपीओ से जुटाने की कोशिश कर रही है। 16 मार्च यानी कि आज खुल गया है, 18 तारीख को ये आईपीओ जो है बंद हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 86 से 87 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। 172 शेयर का एक लॉट है, तो 14,960 रुपए के आसपास आपको खर्च करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। अब देखिए, ये जो इशू है इसमें ओएफएस भी है और फ्रेश इशू भी है। करीब 800 करोड़ के आसपास का ओएफएस है और 375 करोड़ का फ्रेश इशू जो है वो ये कंपनी कर रही है। अब ओएफएस में कौन अपना स्टेक बेच रहा है, तो 2 जन स्टेक बेच रहे हैं। एक तो इस कंपनी के जो प्रमोटर है टीएस कल्याण नारायण, वो बेच रहे हैं करीब 125 करोड़ के आसपास उनको मिलेंगे। और जो हाइडेल इन्वेस्टमेंट्स है जो कि इसमें इन्वेस्टर है, वो भी अपना स्टेक बेच रहे हैं, 250 करोड़ रुपए उनको मिलने वाले हैं। एंकर इन्वेस्टर्स ने इस इशू में जम के पैसा लगाया है। एंकर इन्वेस्टर ने 385 के भाव पे मेरे ख्याल से अच्छे खासे पैसे जो है एंकर इन्वेस्टर्स ने 385 का भाव गलत भूल दिया मैंने, लेकिन एंकर इन्वेस्टर से भी इस कंपनी के जो इशू है उसमें काफी अच्छा रुझान देखने मिला है। जुटाए पैसे का 600 करोड़ के आसपास जो मिलने वाला है कंपनी को, जो 800 करोड़ मिलेगा उसमें से करीब 600 करोड़ का इस्तेमाल जो है ये कंपनी अपना जो वर्किंग कैपिटल का डेट है ना उसको कम करने में यूज करने वाली है। जो एंकर इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा था, 87 के भाव पे एंकर इन्वेस्टर्स ने करीब 352 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। अब ये कंपनी जैसे कि देखिए नाम से ही पता चलता है कि जेमसन ज्वेलरी की कंपनी है और मेरे ख्याल से टाइटन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है जो कि इस पूरे स्पेस में काम करता है। 1993 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इस कंपनी के पास करीब 107 शोरूम इंडिया में है, 30 शोरूम करीब इस कंपनी के मिडिल ईस्ट में है। इंडिया के बाहर भी इसका काफी कारोबार है, खासकर मिडिल ईस्ट में। उसके अलावा भी दुनिया की बाकी करीब 30 देश है जहाँ पे इस कंपनी का कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं फैला हुआ है, जहाँ कंपनी के कस्टमर्स है। काफी सारे ब्रांड्स है, मुद्रा, निमा, मुहूर्त, जिसके अंदर ये अपना प्रोडक्ट बेचती है। इसके अलावा कैंडल.com के जरिए ऑनलाइन भी अपनी सेल्स जो है वो करती है और माई कल्याण नेटवर्क जो है इसका काफी स्ट्रांग है, जिसके तहत कि लोकल कस्टमर जो है उनको टारगेट करती है। वहीं फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है। पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे FY 18, 19, 20 तो वही 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स रही है और कंपनी का जो मुनाफा है वो काफी वेरिएबल रहा है। देखिए 141 करोड़ FY 18 में, FY 19 में लॉस कर दिया 5 करोड़ का, FY 20 में 142 करोड़ का प्रॉफिट किया, इस बार फिर 80 करोड़ के आसपास का लॉस किया। और जो इसकी ओवरऑल सेल्स है उसमें करीब जो गोल्ड ज्वेलरी है वो 76% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, बाकी अन्य जगहों से आता है इस कंपनी का। और अगर इसको टाइटन के साथ हम कंपेयर करें तो टाइटन का ईपीएस करीब 17 के आसपास है, इस कंपनी का महज 1.5 के आसपास का ईपीएस है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा हाईली प्राइस रखता है, लेकिन नो डाउट नया आईपीओ है और काफी लंबे समय बाद कोई ज्वेलरी कंपनी है जो कहीं ना कहीं अपना आईपीओ ला रही है, तो शायद उसके चलते थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग बात है कि लंबे समय बाद ज्वेलरी कंपनी आ रही है आईपीओ के साथ और बहुत ही कम लिस्टेड प्लेयर्स हैं इस स्पेस के जहां पर बाजार में अवेलेबल हैं। आइए जैन साहब से मैं पूछूं इसके बारे में, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ पर क्या सलाह है।
एक तो ये होता है कि किसी आईपीओ को देखकर आपको लगे कि नहीं, ये में मुझे कूद के लगाना ही है पैसा, वैसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। कंपनी की ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन खुद हैं, लंबे समय से हैं, नाम है कंपनी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, प्रोमोटर्स को 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन और कम होने चाहिए, सस्ता और मिलना चाहिए आईपीओ। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मज़ा नहीं है, तो अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई खास बात नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल सिंघवी साहब की सलाह। जैन साहब क्या राय देंगे? इस हफ्ते 5 आईपीओज हैं 3700 करोड़ के, और उसमें सबसे बड़ा ये कल्याण ज्वेलर्स का है। आपकी क्या राय रहेगी सर? बिल्कुल, मैं अनिल जी के साथ ही जाऊंगा। अमित जी जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो, बट फिर भी आईपीओ महंगा है, ओएफएस है, एग्जिट टू द इन्वेस्टर्स है। फिर इसको देखकर मैंने दूसरी जो अपॉर्चुनिटी क्लाइंट्स को और अपने व्यूअर्स को दी थी वो थी गोल्डियम इंटरनेशनल। और आईपीओ के दिन, बजट के दिन इस स्टॉक को उसके आसपास रेकमेंड किया था। 200 रुपए का भाव था और 350 रुपया हो गया, और उसके बाद अभी 330 पे है। तो मैं यही कहूंगा कि ज्वेलरी स्टॉक्स में वैसे भी बहुत कॉशियस रहते हैं, बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, बट यस, क्वालिटी बढ़िया है बट महंगा है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि दूसरे इतने सारे आईपीओ और पैसे की मुझे पता है कि इस टाइम पे कमी रह सकती है, मार्च का महीना है, तो मौका देख के दूसरे आईपीओ में लगाएं, तो बेटर बी अवॉइडेड है। ओके, तो जैन साहब को भी ये पसंद नहीं है। अनिल सिंघवी जी ने भी कहा है कि इससे आप दूर ही रहें। तो कल्याण ज्वेलर्स, जैसे अनिल सर कह रहे थे, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, यहां पर भी काफी इंटरेस्ट रहा है और सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी दमदार आते हुए दिख रहे हैं। वरुण, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में बताइए। डेफिनेटली ये आईपीओ भी खुला हुआ है, और हाँ, ये बात सही कही आपने कि काफी अच्छा इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए दिख रहा है। 3 गुना से ज्यादा ये आईपीओ जो है, 3.5 गुना से इनफैक्ट ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। और 17 मार्च को यानी कि कल ये आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। 600 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना है। प्राइस बैंड जो है 129 से 130 का रखा गया है। और देखिए, 300 करोड़ का फ्रेश इशू है, 300 करोड़ के आसपास का ओएफएस भी है, तो एकदम इवन स्टीवन है। प्रमोटर ग्रुप जो है वो येलोस्टोन ट्रस्ट बेचेगा करीब कुछ हिस्सेदारी। इसके अलावा प्री आईपीओ में जो प्लेसमेंट हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है। करीब 200 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स है वो जुटा लिए है। ये इस्तेमाल क्या करने वाले इस पैसे का, जो अपनी सब्सिडरी है उसमें ये निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं इस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। कुछ कर्ज चुकाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे का इस्तेमाल जो है वो होगा। तो कोई बहुत बड़ा एक्सपांशन प्लान होगा पैसे को लेके, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। अब इस कंपनी के बारे में जानिए आप। स्पेशलिटी केमिकल में ये कंपनी कारोबार करती है और 1989 को इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी। और भारत में एथिलाइन एसीटेट बनाने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के पास 30% का मार्केट शेयर है और डिक्टेन डेरिवेटिव बनाने वाली ये देश की एकमात्र कंपनी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का दबदबा इस कंपनी का अपने प्रोडक्ट में है। ये सबसे अच्छी बात है। चीन, रूस, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए, ऐसे तमाम 30 देश है जहाँ पे इस कंपनी के ग्राहक जो है वो जुड़े हुए हैं। फार्मा, इसके अलावा पेंट, प्रिंटिंग, यहाँ सब इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट देखें ना दीप, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो काफी यूनिक है। कंपनी के पास क्लाइंट बेस काफी अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी काफी अच्छा है। इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी आपको जानना चाहिए। रवि गोयंका जो जी है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है और कंपनी के साथ शुरुआत से ये कंपनी के साथ ये जुड़े हुए हैं। यानी कि पिछले जितने भी साल में 1989 से जो शुरुआत हुई है तब से इन्हीं ने इस कंपनी की ग्रोथ को जो है वो आगे लीड किया है। यानी कि वो कंपनी के बारे में इन एंड आउट जानते हैं और काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। आप आय देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे इस कंपनी का, तो FY20 में करीब 1530 करोड़ के आसपास आय की है। 6 महीने में ही FY21 के करीब 813 करोड़ के आय ये कर चुका है। यानी कि पिछले साल की आय को अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी पार कर चुके हैं अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो। पहले 6 महीनों में 45-46 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने किया है। FY20 में ये 70 करोड़ के आसपास था। यानी इसको भी एक्स्ट्रापोलेट करें तो प्रॉफिट हो जाता है 90 करोड़ के आसपास। तो फाइनेंशियल सुधार देखने मिल रहा है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ FY21 में। और कंपनी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह का दबदबा अपने प्रोडक्ट में रखती है कंपनी। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन फिगर आप देख रहे हैं कितने अच्छे रहे। बिल्कुल, और इंटरेस्ट भी काफी अच्छा रहा है बाजार का इसमें। आइए देखते हैं अनिल जी ने यहाँ पर क्या सलाह दी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आप
लिस्टिंग गेन्स के लिए भी पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी। लिस्टिंग गेन्स में सब MTR जैसे तोड़फोड़ लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे, ऑलराइट, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप निराश हो। तो मेरा ये समझना है 40-50% के आसपास के लिस्टिंग गेन तो आसानी से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसकी रीज़न डीप ये कि वैल्यूशंस अट्रैक्टिव है, इन्होंने जगह छोड़ी है कि आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो थोड़ी अपसाइड है, उस हिसाब से लिस्टिंग पर भी गुंजाइश है। और लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी ग्रोथ के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में रखें तो भी समस्या नहीं। जब तक केमिकल इंडस्ट्री का साइकिल चल रहा है तब तक तो ये पैसा बनाएगा। क्लियर है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कंपनी की। जैन साहब, हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल में केमिकल थीम सच में उभर कर आई है। एक और कंपनी अब लिस्ट होने जा रही है, आप क्या राय देंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर? जी बिल्कुल, देखिए इस आईपीओ की सीजन भी केमिकल से शुरू हुई थी और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं और ये आईपीओ बहुत अच्छा है। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि बिल्कुल अच्छे लिस्टिंग गेन्स के लिए, डिसेंट लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इसमें लगाना चाहिए। टेबल पे पैसा छोड़ा है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी बढ़िया। और जो अभी वरुण जी ने कहा, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, 30% मार्केट शेयर है इथाइल एसीटेट में और डिक्टिन डेरिवेटिव्स का सोल मैन्युफैक्चरर। और ऐसे टाइप की कंपनियों की मुझे खोज रहती है जैन साहब के जेम्स में, जो कि कई बार सोल मैन्युफैक्चरर हो या मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर हो और सस्ते वैल्यूएशंस पे और अच्छी मार्केट कैप पे अवेलेबल हो। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है बहुत एग्रेसिवली, कल भी मैंने ट्वीट किया था, सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से एग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए, आईपीओ में सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक भी आईपीओ में अलॉटमेंट आता तो लॉटरी टिकट की तरह होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, लगाएं आप यहाँ पर पैसा। केमिकल स्पेस से है बट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और अनिल जी ने भी यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। एक और आईपीओ क्राफ्ट्समैन, जिसका आज दूसरा दिन है, यहाँ पर क्या व्यू है एक बार जानते हैं। वरुण बताएं इस आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं? देखिए आईपीओ की डिटेल तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ना दीप, ये कंपनी ने कहीं ना कहीं गलत टाइम पे आईपीओ लाया, क्योंकि कुछ समय पहले लाते तो ऑटो स्टॉक्स चल रहे थे, तब शायद ये भर भी जाता। लेकिन रिस्पांस अभी फिलहाल इस कंपनी को काफी ठंडा मिला है। तो आपने सही कहा, हाँ ये आईपीओ खुल चुका है, अब तक पूरा भरा भी नहीं है। 15 मार्च को शुरू हुआ था, 17 मार्च यानी कल ये आईपीओ बंद होने वाला है। आईपीओ का साइज जो है 824 को उसके आसपास कंपनी जुटाने वाली और फ्रेश इश्यू जो है वो इस कंपनी का 150 करोड़ का है। जो प्राइस बैंड रखा गया है 1480 से 1490 का रखा गया है। कर्ज का भुगतान और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी जो है इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है। पिछले 3 साल में पहले बार कोई ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी जो है उसका आईपीओ आया है। तो ये भी एक वैसी स्पेस है, जैसे कि मैंने आपको जैसे जल्दी कहा कि लंबे समय बाद कोई कंपनी लेके आई है, तो लंबे समय बाद इस स्पेस में भी कोई कंपनी जो है वो आईपीओ लेके आई है। भारत में इस कंपनी के करीब 7 शहरों में कुल 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और टॉप में कुल 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और टॉप 10 ग्राहक में कुल आय जो है वो करीब 60% के आसपास का हिस्सा रखती है। तो प्रेजेंस अच्छा है, ग्राहक जो है इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट अच्छे है, लेकिन एक ही है कि टॉप 10 ग्राहक जो है वो करीब 60% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये कंपनी जो है 3 सेगमेंट में काम करती है। एक तो इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट, जहाँ पे करीब 35% के आसपास इस कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं। दूसरा ऑटोमोटिव, पावर ट्रेन और अन्य प्रोडक्ट जो है उसका उत्पादन ये करती है और ये कंपनी का सबसे मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, जहाँ पे 47.5% के आसपास का कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू आता है। इसके अलावा ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट जो है वो बनाने का काम भी ये कंपनी करती है, जहाँ पे करीब 17-18% के आसपास की रेवेन्यूज आते हैं। यानी कि जो 2 मेन सेगमेंट है, एक तो ऑटोमोटिव पावर ट्रेन वाला और दूसरा इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेगमेंट जो है, यहाँ से इस कंपनी के करीब 80-90% के आसपास आय जो है वो आती है। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट का ट्रेंड देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन का, तो आपको समझ में आएगा कि FY18 में करीब 1400 करोड़, FY19 में 1800 करोड़ और FY20 में फिर 1500 करोड़ के आसपास की आय कंपनी ने की है। यानी कि आय में वॉलेटिलिटी है, लेकिन फर्स्ट 9 FY21 में करीब 1000 करोड़ के आसपास की आय कंपनी ने की है। इसको भी अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जी मेरे ख्याल से 1200-1300 करोड़ के आसपास की आय इस कंपनी की आएगी। हाँ, हालांकि मार्जिन में कंपनी के लगातार सुधार हुआ है। FY18 में जो 19.9% के आसपास था, वो अब बढ़ के करीब 28.1% आया। यानी कि ये कंपनी मार्जिन पे जरूर फोकस कर रही है, लेकिन बिजनेस बढ़ाने में शायद इस कंपनी का फोकस नहीं है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ज्यादा इंटरेस्ट भी लोगों का इस कंपनी में नहीं। बिल्कुल, और ज़्यादा इंटरेस्ट भी अब तक तो एटलीस्ट नहीं आया, पर देखते हैं किस तरह का फाइनल सब्सक्रिप्शन होता है। देखते हैं अनिल जी का क्या कहना है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर। ऐसी बहुत सारी आपको ऑटो एंसिलरी कंपनियां मिल जाएगी जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं। सो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आज से सोच रहे हैं अवॉइड, लॉन्ग टर्म के लिए ओनली हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स वो लें। कंपनी का क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग है, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है,
वैल्यूशन रीजनेबल है, वो लॉन्ग टर्म में काम आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव जो है वो बड़ा है, डेट बहुत ज़्यादा है, 700 करोड़ का डेट दिख रहा है जी। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म और वो भी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स, ये तो अनिल जी सलाह दे रहे हैं। जैन साहब, ऑलरेडी काफ़ी क्राउडेड स्पेस है और उसमें एक और ऑटो एंसिलरी आ रही है, आपकी क्या राय है सर क्राफ्ट्समैन पर? देखिए, इंडस्ट्री भी क्राउडेड है और आईपीओ का भी बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ है, तो पैसे की तो कमी रहेगी। ऐसा है नहीं कि सबके पास बहुत पैसे और आईपीओ में सारे में लगाए। इसमें भी जो हम लोग भी अब कैलकुलेशंस लगा रहे थे हमारे रिटेल क्लाइंट्स के लिए, तो जो नजारा का आईपीओ आएगा तब आप इजी ट्रिप का जो पैसा फ्री होगा इसमें लगा सकते हैं, बाकी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए भी रखना है। तो जो अनिल जी ने कहा कि देखिए ओनली हाई रिस्क इन्वेस्टर्स और जिनके पास स्पेयर फंड्स पड़े हैं, लगाना है, चांस लेना, और लिस्टिंग वाले दिन अगर मार्केट बढ़िया रहे तो चल जाए। बाकी ऑटो इंसुलरी में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हमने बहुत सारे नाम बताए हुए भी और सस्ते वैल्यूएशन पे। बस यही है कि नाम बहुत बढ़िया है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन नाम में बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी मैं यही कहूंगा कि एक बार अवॉइड किया जा सकता है, दूसरे ऑप्शंस पे हम दिमाग लगाएंगे। तो ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर स्पेयर पैसा है वो लगा सकते हैं, बाकी बेटर है कि अवॉइड करें। ओके, तो बेटर है अवॉइड करें, बेहतर ऑप्शन है। और स्पेशली इस हफ्ते जहां पर आईपीओस की बहार है, आईपीओस की बहार की बात करिए, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो बाजार में बन रहा है वो है नज़ारा के आईपीओ को लेकर। तो चलिए अब नज़ारा पर ही फोकस करते हैं। कल खुलने वाला है ये इशू और कुशल हमारे साथ है बताने के लिए इस आईपीओ के डिटेल्स। कुशल, बताएं नज़ारा की खास बातें क्या है? बिल्कुल, और कल इस नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ पर आपको नज़र रखनी है। और यहाँ पर 19 तारीख तक ये आईपीओ जो है खुला रहेगा और इसकी जो प्राइस बैंड है वो 1110 से 1101 रुपये प्रति शेयर रखी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो लॉट साइज़ है वो 13 रुपये प्रति शेयर का है, 13 शेयर का है। और न्यूनतम निवेश जो है वो 14,313 रुपये का आप कर सकते हैं। कुल इशू साइज़ देखेंगे तो करीब 583 करोड़ का है। और ये पूरा का पूरा जो है जो इशू साइज है वो ओएफएस के जरिए आपको दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर कंपनी का कारोबार आपको बता दूं, कंपनी जो है ऑनलाइन गेमिंग में है और साथ ही जो लर्निंग एप्स है ये वो बनाती है। और यहाँ पर 1999 यानी कि सन करीब 2000 से जो है इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और तब से यहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन किया है। भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब और लैटिन अमेरिका तक जो है इन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी ने जो दिग्गज निवेशक हैं उनके पास करीब 11% इसमें हिस्सेदारी है। और यहाँ पर साल 2018 में इन्होंने 180 करोड़ रुपए का निवेश किया था। साथ ही अगर आप देखें तो आईएफएल ग्रुप जो है उनकी भी करीब 20% इसमें हिस्सेदारी है। और कंपनी का जो मंथली एक्टिव यूज़र बेस है ये FY20 में जो करीब 4 करोड़ के पास था, वहाँ पर अब देखें 9 मंथ्स FY21 में ऑलमोस्ट 6 करोड़ तक जो है ये जाता हुआ नजर आया है। तो क्या करीब 45-50% की स्पाइक आपको मंथली एक्टिव यूजर्स में देखने को मिली है। यही नहीं, अगर आप आय का योगदान भी देखें तो भारत से करीब अगर आप FY20 के फिगर्स देखें तो 60% ये आय आती है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर अमेरिका से करीब दोनों मिलाकर 25% रेवेन्यू जो है इनका वहां से भी आता हुआ नजर आता है। आय का ट्रेंड देखें तो FY18-19 में 170 करोड़ रुपए की आय थी। FY20 में यहां पर काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला, 248 करोड़। और सितंबर 20 तक यानी कि 6 मंथ्स FY21 तक, फर्स्ट हाफ तक आपको ऑलमोस्ट 200 करोड़ की आय ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और ये इसलिए क्योंकि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ था उस वजह से यहाँ पर इनके यूज़र बेस भी बड़े हैं और साथ ही जो कंपनी की आय है वहां पर भी हमें सिग्निफिकेंट उछाल देखने को मिला है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर ये सारी डिटेल्स थी हमारे पास। बिल्कुल, और नज़ारा पर बाजार का इंटरेस्ट भी बहुत है। जैन साहब, आप भी इसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, बताएं सर क्या राय देंगे नज़ारा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नज़ारा पे पूरी नजर बना के रखनी चाहिए और जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा लिस्टिंग वाले दिन भी। सो एग्रेसिवली लगाएं। ये जो भी 6 आईपीओ भी चल रहे हैं उनमें से लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और नज़ारा इन दोनों भी बहुत एग्रेसिवली राय दे रहे हैं। और जिस तरीके के ग्रे मार्केट्स में भी धूम मची हुई है, जो वेबसाइट्स पे दिखता है प्रीमियम्स को लेकर भी, तो मुझे लग रहा है कि काफी माहौल बना हुआ है। सो वन मस्ट अप्लाई। और ये सेगमेंट में बहुत दमखम है और क्योंकि काफी इन टाइप के जो थीमेटिक स्टॉक्स होते हैं उनको मार्केट काफी वेलकम करता है। फिर राकेश झुनझुनवाला जी का नाम जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स है। So overall, I'm quite bullish. बिल्कुल लगाना चाहिए। Apply to all your family members डीमैट अकाउंट।
बिल्कुल, और गेमिंग स्पेस में एक और लिस्टेड कंपनी अब आपके लिए अवेलेबल होगी। आइए देखते हैं नज़ारा और साथ ही इसके साथ जो कल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ खुल रहा है, इन दोनों पर अनिल जी ने आपके लिए क्या सलाह दी है? नज़ारा पक्के तौर पर लगाने का रहेगा, क्योंकि अब तक जो मैं पढ़ाई कर चुका हूँ नज़ारा के बारे में, और कल हम इस पर पूरी विस्तार से राय देंगे। तो नज़ारा के लिए आपको पैसा बचा कर रखना चाहिए। और दूसरा है सूर्योदय, वो भी कमोबेश इसी तरह का आईपीओ है जो क्राफ्ट्समैन कल्याण जैसा कि जहां बहुत तगड़ा एक्शन हो, मुझे संभावना कम दिखती। तो अगर आप मुझे चॉइस के तौर पर पूछेंगे कहां लगाना चाहिए, नज़ारा, लक्ष्मी, ये 2 पक्का लगाना चाहिए। और अनुपम में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं लगाने के बारे में, बाकी 3 में मज़ा नहीं है। तो हाई कन्विक्शन है नज़ारा, बट सूर्योदय पर उतना कन्विक्शन अनिल जी का नहीं आ रहा है। पर एक बार आपको बता देते हैं कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आईपीओस की क्या डिटेल है। कुशल बताइए, सूर्योदय पर क्या की फैक्टर्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी कल खुलता हुआ नजर आएगा। 19 मार्च तक ये भी खुला रहेगा। 582 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की, जिसमें फ्रेश इशू जो है करीब 248 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 303 रुपए से 305 रुपए प्रति शेयर का है। और 49 शेयरों का ये लॉट साइज है। न्यूनतम निवेश करीब 14,945 रुपए का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पूंजी का इस्तेमाल है वो टियर 1 कैपिटल बढ़ाने में करेगी कंपनी। और साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी का जो कामकाज है, 2008 में इन्होंने एज एन एनबीएफसी अपनी शुरुआत की थी और 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बनता हुआ दिखा था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सस्ते घर होते हैं, उसके बाद छोटे दुकानदार और जितने भी जो डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, उन जैसी क्रेडिट सेवाएं जो है कंपनी देने पर फोकस करती है। और जिस तरह से अगर आप ओवरऑल स्पेस को भी देखें तो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में हैं। ओके, तो काफ़ी लिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। फाइनेंशियल स्पेस से एक और नाम आ रहा है। जैन साहब, यहाँ पर कोई एक्साइटमेंट या आपकी तरफ से भी अवॉइड ही है? एक्साइटमेंट नहीं है। देखो, मी टू आईपीओ है, ऑलरेडी बहुत सारे स्पेस में लिस्टेड है। दूसरी बात यह कि देखिए आईपीओ में भी ऑप्शंस है, लिस्टेड स्पेस में भी ऑप्शंस है। और तीसरा, डीमॉन और कोविड के बाद ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मतलब ये रिस्क देखने को मिली है। मुझे लगता है कि और कोई आगे आने वाले दिनों में कुछ आ जाए। और वापस से देखिए ऑलरेडी नागपुर और कई जगह जिस तरीके का महाराष्ट्र में माहौल बन रहा है, तो मुझे डर लगता है कि मैं थोड़ा दूरी बनाए रखूंगा। बाकी आज मेरा जो फेवरेट शो था न्यूज पे व्यूज, उसमें मैंने मैनेजमेंट को सुना। इट वाज वेरी एनकरेजिंग, सब कुछ बढ़िया था। बट मैं यही कहूंगा कि इतने सारे ऑप्शंस है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की राय दूंगा। तो बेसिकली जो अनिल जी ने कहा उसको मैं अगर समराइज करूं तो मेरी भी 7 सेम चीज जारी है, नजारा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड अनुपम रसायन। बस ये 6 में से। ओके, तो ये 3 ज्यादा बेहतर है। जैन साहब, 1 वर्ड आंसर बिटवीन नजारा एंड लक्ष्मी, हायर कन्विक्शन आपका किधर है? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि देखिए नजारा और लक्ष्मी में, मुझे लगता है कि लक्ष्मी में फिर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं जस्ट एक्चुअली कई बार क्या होता है आपको सब कुछ देखना पड़ता है, तो ग्रे मार्केट्स भी देख रहे थे, तो वहां पे पर एप्लीकेशन की भी रेट्स आ रही है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट्स के भी चांसेस हो सकते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छे हैं, कोशिश करके दोनों में लगाएं, बट फिर भी लक्ष्मी में लगा लें। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट आंसर है ये, बट मैं फिर भी हिम्मत कर रहा हूं करने की, तो लक्ष्मी में। ओके, तो लक्ष्मी ओवर नजारा, बट वैसे दोनों पसंद है। और अनिल जी ने भी कहा है कि अग्रेसिवली इन दोनों पर नजर रखें, और अनुपम रसायन पर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी आईपीओस के बारे में अपनी राय देने के लिए। कुशल, वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी आईपीओस के बारे में हमें डिटेल्स देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भरपूर मार्केट एक्शन आपके लिए, बस 2 मिनट में लौटेंगे।